ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, हमने अभी मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो मैं लिख रहा था, मैं बोल भी रहा था, इत्तेफाक से वो माइक बंद था मेरा, तो मैं दोबारा से उसको बोल देता हूँ कि अब हम कर रहे हैं मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड अनग्रुप डेटा। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्लियर हो कि हम अभी ग्रुप डेटा पे कोई काम नहीं कर रहे। ग्रुप का मतलब है जैसे 5 से लेकर 10 तक एक ग्रुप है, और फिर 11 से लेकर 15 तक एक ग्रुप है। तो इस तरह की डेटा के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो इस तरह की डेटा पे अभी हम काम नहीं कर रहे। वी आर नॉट basically considering this type of the data right now. We are using basically two different datas of ungroup. अनग्रुप का मतलब क्या है कि किसी ग्रुप नहीं बल्कि इंडिविजुअल के बारे में बताया जाता है। जब इंडिविजुअल के बारे में बताया जाए तो इसकी दो टाइप्स है, रॉ फॉर्मेट में, और दूसरा ये है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड के फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। रॉ फॉर्मेट में अभी हम जितनी स्लाइडें पढ़ चुके हैं वो सारी रॉ फॉर्मेट में थी। अब हम अनग्रुप्ड का ही दूसरा मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़, यानी किसी आदमी की स्पेसिफिक टास्क की वैल्यू पता होगी। अभी तो रॉ दिया हुआ था, 6 है, 9 है, 2 है, 11। अब ये नहीं पता कि ये किसके बारे में बात हो रही है, जस्ट गिविंग द डेटा। सपोज करो द हाइट ऑफ द सर्टेन स्टूडेंट, अब यूं दिया हुआ है हाइट ऑफ द सर्टेन स्टूडेंट इन अ क्लास, अब ये दिया हुआ है। अब उसने क्या लिखा, मिसाल के तौर पे 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, और मिसाल के तौर पे 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। These are the data. These are the height. We know that the height, but we are not measuring which one is the basically height of this one. Who is getting height this one? और हमें नहीं पता कि ये किसका है, but this is a height. हमने कहा कि 20 स्टूडेंट की हाइट्स दी हुई है, ये डेटा दिया हुआ है, और ये है तो तादाद की फॉर्मेट, लेकिन ये नहीं पता कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये सब हमें नहीं पता। तो ये रॉ डेटा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता होगी किसके बारे में बात हो रही है। ये डेटा जो फ्रीक्वेंसी दी हुई किसकी दी हुई, तो वो मैं डेटा शो करने जा रहा हूँ और उसी का मीन निकालने जा रहे हैं। तो कहता है इफ x1 x2 एंड xk बी द सेट ऑफ k वैल्यू विद करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी f1 f2 एंड f3 एंड fk, ठीक है, देन अरिथमेटिक मीन इज कंप्यूटेड एट दिस वन। यानी आपको स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी दी गई हो, यानी x1 कोई चीज है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली f1 है, x2 कोई चीज है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो f2 है, एंड सो ऑन। तो xn एक कोई चीज है और उसकी फ्रीक्वेंसी fn है, और आपसे कह रहा है कि इसका मीन निकालिए आप। अब आपके पास हर स्पेशल टाइप का एक फ्रीक्वेंसी तादाद है, हर स्पेशल टाइप की एक तादाद यहाँ दी हुई है, इसकी ये तादाद, इसकी ये तादाद, इसकी ये तादाद। अब जब मीन, पहले मीन क्या था, सिंपल डेटा ऐड करें, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करें। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है आपके पास कि आप पहले एक और कॉलम बनाएंगे जो एक्स एफ का होगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको और इसको जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये और ये जो है मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, और फिर रिजल्ट आएंगे। मैं भी समझा देता हूँ इस बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सॉल्व। अब देखें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वी विल डू बेसिकली f into x, यानी f1 x1, f2 x2, f3 x3, fk xk सारे ऐड होंगे। तो वो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया x f को पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आए उसको सम कर लो। सम को इस तरह से शो करते हैं। तो वी कैन राइट इन शॉर्ट दिस वन इज लाइक दिस कि सम ऑफ एफ एक्स, यानी पहले f को x से मल्टीप्लाई करो पहले वाले को, फिर सम करो दूसरे वाले से, फिर सम करो तीसरे वाले से, फिर सम करो चौथे वाले से, एंड सो ऑन। और डिवाइड में कितने एलिमेंट है ये ना गिनो, बल्कि डिवाइड में ये गिनो कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसका भी समीशन ले आप। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन वाले कॉलम का समीशन और इनकी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का समीशन डिवाइड होगा तो मीन आएगा हमारे पास। दिस इज कॉल्ड बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड में कुछ इस तरह से होता है। लेट्स सपोज इफ वी हैव बेसिकली, अब देखें क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम
from following data of sale round to the nearest 100 on 25 years 25 days. ठीक है, फाइंड द मीन सेल पर डे, हमें पर डे मीन सेल निकालना है। अब हो क्या रहा है, सेल इन रीस 1650 3 दिन, 1950 5 दिन, और 2250 8 दिन, और इस तरह से, और 2350 2 दिन। ये कुछ सेल हैं बेसिकली जो कि कुछ दिनों में हुए। अब आप यकीनन जब गौर सुनना, जब मीन निकालने जाएंगे तो जो 3 दिन में जो सेल हुआ, कोई से भी 3 दिन थे, उसके सेल जो हुआ वो 1650 है, 1650, एंड 5 डेज का जो सेल है वो ये है। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस। अब ये बेसिकली डेज के हिसाब से एसोसिएटेड है। मैं डायरेक्टली इनको सॉल्व कर लूँ तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मैं कहूँ कि भाई इन सबको ऐड करके 4 से या 5 से डिवाइड कर दो, ये सही नहीं होगा। बल्कि ये डेज के साथ वेरिएट कर रहे हैं, ये सब एक ही इस तरह के साथ थोड़ी एसोसिएटेड है। ये 5 दिन का है, ये 8 दिन का है, तो आपने इस 8 दिन का इम्पैक्ट इसमें डालना है और 7 दिन का इम्पैक्ट इसमें डालना है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1650 is 3 into is equal to this, 1900 is this, and so on। और जब आपके पास fx आ जाए तो उसका समीशन और फिर f का समीशन, और इसको डिवाइड करेंगे तो मीन सेल आ जाएगा 2100। तो क्या लिखा हुआ है, fx डिवाइड बाई f, and which is equivalent to this. This is called basically group data। अब ये ग्रुप, सॉरी, दिस इज कॉल्ड बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, तो अनग्रुप्ड, कहीं ग्रुप नहीं बनाया हमने, हार्ड कोडेड किया 3 दिन का डेटा, 5 दिन का डेटा। ग्रुप होता तो फिर हम बताते यहां से यहां तक का डेटा। तो ये स्पेशली जो है इन्होंने हार्ड कोडेड कर दिया है कि इतने दिन का। दिस इज अनग्रुप्ड बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट इज अ रॉ फॉर्मेट। तो ये बेसिकली इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। समटाइम वी यूज द बेसिकली वेटेड मीन, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेटेड मीन इस्तेमाल करना होता है। तो समटाइम वी वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सर्टेन वैल्यू which are not of the equal importance। ठीक है, therefore we assign certain numerical values that is called the weight according to their relative importance। यानी समटाइम ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो वीक होती हैं, यानी उनमें वैल्यू जो है उसकी पावर कम होती है, तो उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। thus if x1 x2 x3 is to xn, our n values w1 w2 w3 w4 are basically the corresponding weight, then weight mean is defined as w1 x1 w2, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन ये वेट आप खुद असाइन करते हैं इसको। यानी एक्चुअल में तो ये x1 x2 x3 थे, लेकिन आपने इसके वेट के साथ असाइन कर दिए, तो ये वेट। अब ये सवाल है, मैं इसको इन्होंने सवाल सॉल्व भी किया हुआ है, ऐसा कोई मतलब बात नहीं कि सवाल सॉल्व, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, मैं आपको अगली क्लास में बता सकूंगा कि ये हम किस तरह की डेटा सेट के ऊपर हमारे, क्योंकि हम तो हर चीज़ को डेटा साइंस के साथ रिलेट कर रहे हैं ना, तो किस टाइप के डेटा सेट के साथ हम वेट, नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं तो न्यूरल नेटवर्क्स में ये वेट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी इस वक्त हम क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, तो इसमें हमें क्या एडवांटेज होगा, तो ये मैं आपको अगली क्लास में देख के बता सकूंगा कि इस वेटेड मीन निकालते ऐसे हैं कि आप कहते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो उसको एक वेट दे के इसकी इंपॉर्टेंस को इम्प्रूव कर दो। इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो एक सर्टेन डेटा के ऊपर आपने वेट अप्लाई कर दिया है और उसके बाद इसका मीन निकाल लिया, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली वेटेड मीन। लेकिन एडवांटेजेस क्या उठाते हैं इससे, एक्चुअल शक्ल इसकी क्या होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में, ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है कि मार्क 14 है 90 है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मार्क्स को ड्यूरेशन के हिसाब से, ड्यूरेशन को वेट के लिए और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, मीडियन हमें पता है। अच्छा, मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ, आपके कितने स्टूडेंट आ गए, 11 जी। मीन का एक पार्ट हमने निपटा दिया है। मैं यहाँ पे मीडियन में जाने से पहले आपको विजुअलाइजेशन की कुछ चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ। क्या होगा, इसको बंद क्यों नहीं, एंड स्लाइड होगी, हाँ, विजुअलाइजेशन की थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा जाता हूँ। अब आपको यकीनन इसमें तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, आपको मीन मीडियन मॉड वगैरह जो है, या कोई भी हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली आप उसको ज़्यादातर देखेंगे इस फॉर्मेट में कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉपी पेंसिल लेके सवाल तो शायद मुश्किल ही सॉल्व करें इसको।
उससे ज़्यादा बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि आप विजुअलाइजेशन को देखें कि विजुअलाइजेशन कैसे हो रही है। वो आप शायद कोड में भी जाके देखेंगे कि कोड में किस तरह से हम बेसिकली विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक विजुअलाइजेशन पे भी आपको देना चाहता हूँ आज के लिए, ताकि आप सारा स्टार्ट्स पे ही ना घूमते रहें और आप सर में दर्द हो जाए। दानिश साहब को समझ में आ रहा है? दानिश की बड़ी ख्वाहिश थी स्टार्ट पढ़ने की। जी जी सर। किसी को समझ ना आया और मुश्किल हो रही है ना, तो दानिश को पकड़ना, मुझे नहीं पकड़ना। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। समझ तो आ गया यहाँ तक? जी सर घर पे आज आई भी आया है। नहीं आज कैसे अभी पहुंचेंगे भाई, आज तो इतनी मुश्किल। आज यूनिवर्सिटी गया था मैं, लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना वो खुला हुआ है, तो मुझे सिटी कैंपस आना था शारा फैसल आज आज इंटरव्यू रोड से। बहुत है। तो वहाँ आज तो मैं बड़ी घूम के आया मैं भी, आज गोली मार से आया मैं तो। लेकिन जाम तो मिला होगा ही नहीं कहीं। हाँ मिला था सर पूरा। हाँ सब जाम पड़ा है भाई, घर पहुंचने में समझ लो 10 मिनट का रास्ता है तो आधा घंटा लग गया। हाँ मेरा भी ऐसे, सिटी कैंपस अगर 20 मिनट का रास्ता हो तो मैं 1.25 घंटे में पहुंचा हूँ। हालांकि रास्ता बंद नहीं मिला, लेकिन रास्ते की जाम होने की वजह से मैंने डिफरेंट रास्ता इस्तेमाल किया, वो इंडस्ट्रियल एरिया वाला, और वहां से बलूच पे आया हूँ मैं। तो अच्छा वो अच्छा। रास्ता क्लियर था, लेकिन लंबा है, जाहिर सी बात है ट्रैफिक का लोड ज्यादा आ गया वहाँ पे। अच्छा जी, ये भी दानिश सर पंजवानी इसमें आए हुए हैं। हाँ पी बोलो। वैल्यू वगैरह शामिल है? हाँ सब पढ़ेंगे, लेकिन देखो एक दिन में तो नहीं पढ़ सकेंगे ना हम, इसी तरह ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी जी बस जी ये सर, हमारा, जैसे की बात है, बेस बेस बना रहे हैं तो वो आगे समझना आसान हो। हाँ अब आगे मैं सेंट्रल टेंडेंसी का वर्ड यूज करूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा। अब एक बात समझ आएगी आस्ते आस्ते। वो क्या ये सारा सही है। आपने दानिश पढ़ा भाई लिखा? कोर्स ऑर्डर में 3 हफ्ते दिए इसको। हाँ 3 हफ्ते दिए, सही कह रहे हैं, मैं भी ये सोच रहा था। अभी तो तो एक ही दिन हुआ। अभी इसका मतलब है 3 हफ्ते का मतलब 9 क्लासें। तो 9 क्लासों में तो इंशाल्लाह हम पढ़ ही लेंगे। हम जैसे कह रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक हम पढ़ ही लेंगे। 3 हफ्ते का मतलब है इस मंथ का एंड ऑलमोस्ट, क्योंकि एक हफ्ता तो गुजर चुका है इस मंथ का। खैर चलो हम इंशाल्लाह इसको निपटाएंगे, सर ये विजुअलाइजेशन भी। विजुअलाइजेशन को डैशबोर्ड पे पुट करना नहीं नहीं ना, अभी वो नहीं, नहीं। अभी हम एक्सप्लोरेटरी डेटा विजुअलाइजेशन, ये जो डेटा दिया हुआ उसको देखना चाहते हैं। सही है, सही है ना। मतलब अभी डैशबोर्ड चार्ट डेटा पे बनता है सारी चार्ट। हाँ आपका जुमला बिल्कुल ठीक है, ये सारी प्रिपरेशन उसी चीज की हो रही है, बाद में ये फिर डैशबोर्ड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सही। तो हमारे सारे अलग अलग चंक्स जमा होते जा रहे हैं, जैसे बीआई के चंक्स जमा हो चुके हैं। अब हम ये सब चीजें डेटा सेट पे परफॉर्म करेंगे ना। सब डेटा सेट पे, ठीक है ठीक। ठीक है। अच्छा अब हम जरा इसको अटेंडेंस पे आ जाए। फैजान मुनीर प्रेजेंट भी आए हुए हैं, यस सर। हाफिज साहब नहीं आए हुए, जमशेद भाई एक साहब बंदा मौजूद बता हैं। दो यार, सर को बता दे कौन कौन है प्रेजेंट है। अब अशरफ नहीं है, दुआ मेरे ख्याल एबसेंट है, और नाजिश आई हुई थी, अभी का नहीं पता, देखा नहीं मैंने। फैसल है? फैसल नहीं है। फैसल भी गायब हो रहे हैं आजकल। फैसल को कॉल करो यार, किसी का नंबर है तो। अच्छा अब्दुल बासित है? जी जी है बासित। वेरी गुड उस्मान। अच्छा जी, उसके बाद माँ सिद्दीकी साहब हैं, जी सर है वो भी। और जाहिद रियाज साहब। सर फर्स्ट हाफ में तो अभी नहीं है। फर्स्ट में थे जाहिद साहब? जी जी चलो ठीक है, शो लगा तो हो देते हैं। चलो ठीक है। प्रताप गए, जोहेब साहब भी नहीं है, हीरा हफीज नहीं है, और इरम नाज मौजूद है। सैयद नदीम शाह है, नजर आए थे आज? नदीम शाह नहीं आया शायद। आज नदीम शाह नहीं आए। अम्मार अहमद नजर आए, जी अम्मार है। और मुस्तफ़ा। मुस्तफा तो नजर नहीं आया किसी मुस्तफ़ा नजर नहीं आया सर। ये मैं 5 जून पे लगा दिया मैंने, एक्चुअल में मुझे 7 जून पे लगाना चाहिए था। चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट करता हूँ उसको। उसके बाद उस्मान खान तो खुद है तुम, और बुरहान मोहम्मद खान, ये तो एबसेंट ही होते हैं। बुरहान है आज? नहीं सर ये तो प्रेजेंट होता है हमेशा। पता नहीं यार आप आज एब्सेंट। अच्छा मुस्तफ़ा का तुमने क्या बताया, एबसेंट है? सर तो फर्स्ट हाफ का अभी तो शो नहीं हो रहा, फर्स्ट हाफ का नहीं पता था मुझे। अरसलान साहब मौजूद हैं? जी सर प्रेजेंट। बुरहान का क्या बताया तुमने, एबसेंट है? जी जी अच्छा नुमान साहब मौजूद हैं, और शाहजेब साहब मौजूद हैं। एक मिनट देना, मैंने जरा गलत जगह लगा दी इसको। जी सर प्रेजेंट प्रेजेंट। नुमान साहब फर्स्ट हाफ में थे नुमान साहब। हाँ नुमान था। अभी नहीं है।
जमशेद भाई छुट्टियों में फंस जाते आप। मैंने बड़ा देख दाख के छुट्टियां ली थी कि जब सर्दी बढ़ेगी तो छुट्टी लूंगा। मुझे क्या पता था ये भी मसला हो जाएगा। तो अगर ये मंडे से पहले खत्म हो जाए बस। क्यों मंडे से पहले क्यों? जमशेद था छुट्टियों में ना भी। अच्छा, घूमने फिरने के लिए। नहीं सर, घर में लैब में बैठने के लिए। चलो जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं मीडियन से पहले और कुछ पार्ट डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा विजुअलाइजेशन, यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा का मतलब होता है जो डेटा आपको गिवन है वो बेसिकली आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। मैं स्टॉप शेयरिंग करके नई शेयरिंग करता हूँ और एक पार्ट इसका पढ़ लेते हैं ताकि हम दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली चला रहे हो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन, ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी और वो कहता ये है कि वी विल फोकस ऑन द वेरियस विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफाई विच विजुअलाइजेशन इज बेस्ट टू शो सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ गिवन डेटा सेट। ये सवाल अभी दानिश ने पूछा था। तो विजुअलाइजेशन का मकसद ये है कि आप ये बात मेजर करें कि इस वक्त कौन सी विजुअलाइजेशन जो है बेहतर होगी, ठीक है, किस टाइप की विजुअलाइजेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी इस वक्त करंटली। तो ये बेसिकली विजुअलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। आप विजुअलाइजेशन के थ्रू चाहे डेटा को क्लीन करने के बाद करें, क्लीन करने से पहले करें। समटाइम क्लीन करने से पहले इसलिए जरूरत होती है कि आप सोचते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व करूंगा, तो आप देख के बताते हैं कि यार इसके अंदर इस तरह से है तो मुझे ये करना चाहिए। तो it is not only for after cleaning the data, you basically use visualization whenever you are cleaning the data, ठीक है, इसीलिए एक्सप्लोरेटरी डेटा कहा जाता है इसको। तो अब अगर देखें तो कहता है कि फॉलोइंग आर द फंडामेंटल्स विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, कंपैरिजन प्लॉट बनाए जाते हैं। अभी को बिल्कुल नाम से इन्होंने सेपरेट कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू विजुअलाइजेशन में इसको नाम से सेपरेट कर दिए कि कंपैरिजन यानी एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा है कौन। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर टाइटैनिक में देखें तो आपसे पूछे कि भाई मैन ज्यादा सरवाइव किए थे या वुमेन ज्यादा सरवाइव की, तो अब आप अगर सरवाइव करने वाले को कंपेयर करें तो फिर आप विजुलाइज कैसे करेंगे उसको, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें विजुलाइज किया जाए कि मैन ज्यादा सरवाइव कर रहे थे। और अगर सिर्फ सरवाइव का पूछा गया है तो इट इज इजी टू ड्रॉ द बेसिकली बार चार्ट। दिस इज द बेसिकली मैन और वुमेन जो भी था मुझे ऐसे ही, और इसके बराबर में जो है दूसरा चार्ट आप लगा दें जो कि वुमेन के लिए सपोज करो। दिस इज द कंपैरिजन। और वाई में आपके पास सरवाइव की तादाद है, काउंट है कि ये कितने सरवाइव के, ये सर। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सरवाइव यानी वन के लिए। और इफ यू वांट्स टू बेसिकली शो द नॉन सरवाइव एज वेल तो फिर वो भी बेसिकली क्योंकि मैन की तादाद ज्यादा थी तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज में नहीं निकाला और ये तादाद के हिसाब से निकाल दिया। ये आपने कहा कि भाई ये 0 के लिए है रिजल्ट। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज निकाला जाए, क्योंकि देखो मैंने अगर उसमें 500 आदमी थे और 500 आदमी में से, क्योंकि यकीनन इस 500 आदमी में से मरने वाले भी ज्यादा होंगे और यानी मिसाल के तौर पे सपोज करो कि 300 अगर जो है वो नॉन सरवाइव थे और 200 सरवाइव थे और टोटल ये सरवाइव वाले और टोटल औरतें यानी ये मैन है और टोटल वुमेन की तादाद ही 200 थी अगर, तो फिर तो कंपैरिजन का मकसद खत्म हो जाएगा ना कि कितने परसेंट। अब आप कहेंगे हाँ भाई वुमेन जो है वो सरवाइव की 150 और जो डेथ की वो है 50, ये बेसिकली डेथ यानी 0 और ये सरवाइव, ये इसका बेसिकली नॉन सरवाइव और ये सरवाइव। अब आप मुझे बताएं तो अगर हम इनको देखें तो ये तो हर सूरत में ज्यादा ही आना है, इसकी वैल्यू बड़ी आनी है। तो आप कहेंगे हाँ ये वैल्यू अकाउंट में तो बता रहा है लेकिन असल में तो इसको हमें परसेंटेज में देखना चाहिए कि परसेंटेज वाइज कैसे। तो फिर हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी चाहिए कि 500 का 300 का क्या परसेंटेज बनेगा, कि तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई कितने आदमी थे और कितने सरवाइव करे। तो क्या वो अब अगर देखा जाए ना तो 500 में से 300 इज लेस परसेंट अकॉर्डिंग टू 150 टू 200। अगर 150 औरतें सरवाइव की हैं 200 में से तो ये ज्यादा बेसिकली सरवाइव्ड है परसेंटेज वाइज एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन तादाद के हिसाब से ये ज्यादा है क्योंकि वो तादाद के हिसाब से भी ज्यादा है। खैर, कंपैरिजन प्लॉट, रिलेशन प्लॉट, फिर कंपोजिशन प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एंड जियो प्लॉट। जियो प्लॉट यानी जो ग्राफिकल मैप वगैरह के प्लॉट होते हैं वो सारे प्लॉट।
तो ये प्लॉट्स के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, कंपैरिजन में, रिलेशन में। तो हो सकता है कि कुछ जो चीज़ यहाँ इस्तेमाल हो रही है समटाइम यहाँ भी इस्तेमाल हो रही हो। अगर मैं कहता हूँ कि हाँ भाई कंपैरिजन के अंदर बार चार्ट इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है कि रिलेशन में भी बार चार्ट इस्तेमाल होता हो। तो हमें ये देखना होगा कि कंपैरिजन किसको कह रहे हैं और रिलेशन किससे कह रहे हैं। तो ये सारे ग्राफ, अब सवाल यहाँ पे ये है कि इनको बनाने के लिए हमें जो प्लानिंग करनी है वो भी तो हमें ही करना होगा ना, कि भाई एक फिगर वाला कॉलम हो, इसके अंदर इसके बेसिकली एक्स की वैल्यूज टिक हो, वाई की वैल्यूज टिक हो, ठीक है, इसके लेबल मार्क हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका लेजेंड यहाँ पे दिया हुआ हो, ठीक। उसके बाद हर चीज प्रॉपरली, तो इतने सारी चीजें जो आप सिर्फ ये नहीं ग्राफ बना के जान छुड़ा ली, हर चीज प्रॉपरली जो है वो मार्क हुई भी हो, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये एक ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स इनसाइड द ग्राफ, द साइज ऑफ द ग्राफ, रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, एक्स टिक, वाई टिक ऑफ द ग्राफ, द डिफरेंस बिटवीन द एक्स टिक एंड वाई टिक ऑफ ईच एलिमेंट्स, एंड द कलर ऑफ द ग्राफ, ठीक है, एंड द लेजेंड ऑफ द ग्राफ, एंड टाइटल ऑफ द ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ का टाइटल क्या है, और लेबल ऑफ द ग्राफ कि भाई ये बेसिकली एक्स और वाई के लेबल्स क्या है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप सारी चीजें दें, लेकिन दीज आर द बेसिकली शुड यू नो दैट कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जो हर ग्राफ को रिक्वायर्ड है, चाहे आप किसी भी किस्म का ग्राफ बनाए ये चीज। तो ये वंस हम एक दफा सीखें ताकि हमें पता हो कि भाई हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो हमें ये चाहिए और हमें ये देखना होगा। तो कंपैरिजन में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक बुक मतलब जो लिखी है, क्योंकि डेटा साइंस में बहुत वेरिएशंस है। अगर कोई दूसरी बुक देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन नजर आती है। तो इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई, लेकिन ये एक सेंट्रल आइडिया दे देता है कि ऐसा होगा। इट इज़ नॉट एसेंशियल कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन एक सेंट्रल आइडिया है कि ऐसा जो है एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। तो वो कहता है कंपैरिजन प्लॉट में ये 3 प्लॉट आते हैं ज़्यादातर, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड रडार चार्ट। वो भी हम तीनों देखेंगे, बनाएंगे भी कि अगर ये जो इसमें पहला था कंपैरिजन प्लॉट, तो कंपैरिजन प्लॉट में आप देखेंगे कि वो आएगा आपके पास लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड रडार चार्ट। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो, अच्छा इन्होंने पहले नाम दिए फिर सॉल्व भी करते हैं। और उसके बाद रिलेशन प्लॉट के अंदर स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है, और बबल प्लॉट, और कोरिलोग्राम प्लॉट और हीट मैप, ठीक। उसके बाद बेसिकली अगला है आपके पास कंपोजिशन में पाई चार्ट, स्टैक बार चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट एंड वेन डायग्राम। द नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हिस्टोग्राम और डेंसिटी प्लॉट और बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट तो शायद आपने बनाया भी है। तो ये बेसिकली कुछ नाम है और ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल करेक्टली भी पेश किए गए हों, किसी बुक से कॉपी पेस्ट है ये। तो डेफिनेटली हो सकता है कि किसी दूसरे बुक को फॉलो की जाए तो उससे थोड़ी वेरिएशन नज़र आए, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। जियो प्लॉट में डॉट मैप, ठीक है, मैप और कनेक्शन मैप, ये सारे मैप्स जो हैं वो जियो प्लॉट के अंदर आते हैं, जो मैप आप देख रहे होते हैं। तो ये तो खैर थोड़ा सा हमारे लेवल से एडवांस वाली बातें हैं, इसके लिए हम नॉर्मली ये बहुत कम ही यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी वर्ल्ड का मैप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का मैप, तो उसके अंदर कोई एरिया डॉटेड करना चाहते हैं तो ये यूज़ किया जाता है। यानी आपके पास सपोज करो पाकिस्तान का ही नक्शा है, तो वर्ल्ड मैप में से पाकिस्तान को डॉट करना चाहते हैं तो फिर जियो प्लॉट को हम यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान का जो भी डायग्राम है, कुछ इस तरह की डायग्राम है पाकिस्तान की, तो वो डॉटेड हो जाए यहाँ पे, इसकी बाउंड्रीज डॉटेड। और पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जो है वो सिंध को डॉटेड अलग कलर से कर दें, उसको अलग कलर से कर दें। तो दीज आर बेसिकली, क्योंकि ये मैपिंग के थ्रू होगी तो वो जियो मैप ग्राफ जो है डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा जी, introduction to data visual computers and smartphone store data such as names and number in digital format। हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो इन फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन स्टोर डेटा, यानी आप देखते हैं आपकी कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो है आपके जो हैं वो इसी तरह से डिजिटल फ़ोन के अंदर और दूसरे किस्म के डेटाज हैं, उनमें नॉर्मली आप
देखें तो विदाउट विजुअलाइजेशन काफ़ी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि आपने किसी नंबर को कितनी दफ़ा फ़ोन किया, कितने मिनट कंज्यूम किए, ठीक है, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन विजुअलाइज वहाँ पे नहीं कर रहे होते। वो सारा का सारा बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो सारे रिजल्ट दिखा रहा होता है। कमांड प्रॉम्प्ट में होता है विदाउट विजुअलाइजेशन। डेटा प्रेजेंटेशन रेफर टू द फॉर्म, अच्छा ये जो आ रहा है ना, ये डेटा विजुअलाइजेशन में आता है, यानी ये नहीं है कि डेटा सॉरी प्रेजेंटेशन के अंदर कि डेटा प्रेजेंट हो रहा है आपका, आप हर तरह से उसकी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। डेटा प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन रेफर टू फॉर्म इन विच यू कैन स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डेटा, यानी आपका स्टोर हो रहा है, आप कोई प्रोसेस करना चाहे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दूंगा इंशाल्लाह। एंड रिप्रेजेंटेशन आर आई यूजफुल, ठीक है, apparatus टू फाइंड द इंसाइट, ठीक है। इंसाइट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट एसेंशियल कि इंसाइट्स देखने के लिए विजुअलाइजेशन ही हो, हम बगैर विजुअलाइजेशन के भी इंसाइट्स देख सकते हैं, ठीक है। इंसाइट्स हिडन इन डेटा, दस रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू यूजफुल डेटा, यानी आप बेसिकली उसके इंसाइट्स अगर देखना चाहें तो वो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देती है। अब मैं फिर इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, आप इस बात को जहन में रखिएगा कि विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट कि आप उसको ग्राफिकली विजुअलाइजेशन करें, लेकिन डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि यू कैन सी आइदर इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और आइदर इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, आप ऑरिकल उठा के देखें, या इस तरह उसमें जितना भी रिपोर्ट बनता है वो सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, और आप इसको ग्राफिकल में देखना चाहते हैं तो यू कैन सी द बाय ग्राफ, ठीक है। दीज आर द बेसिकली कॉल्ड द ग्राफिकल पोजिशन। तो विजुअल डेटा इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड compared to the data in other form, instead of just looking at the data in the column or an Excel spreadsheet। यानी जब आप विजुअल डेटा देखते हैं, विजुअल यानी अब ये विजुअल ग्राफिकल डेटा की बात कर रहा है, तो वो बेसिकली ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड करता है। क्यों नहीं क्रिकेट में दो लोगों की कंपैरिजन का डेटा एक्सेल शीट के अंदर देते, बल्कि वो उसको किसी लाइन ग्राफ से शो करते हैं कि प्रोग्रेस क्या है। आपने देखा एक ही बेसिकली ग्राफ में कई चीज़ें पेश कर देते हैं, यहाँ पे ओवर्स होते हैं, यहाँ पे स्कोर होता है, यहाँ पे आप इस लाइन को इस तरह प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, यहाँ पे डॉट लगा के आप कहते हैं कि किस जगह पे कौन आउट हुआ, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। और क्योंकि ये ओवर है और ओवर टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम सीरीज का जो डेटा है वो नॉर्मली लाइन के थ्रू ही ड्रॉ किया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक ही चीज के अंदर दो तीन चीजें जो है शामिल कर दी जाती हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो विजुअलाइजेशन का एक तरीकेकार है, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। और ये डेटा यकीनन वो हाथ से फीड नहीं करते, डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहां से ही पिक करते हैं इसको। एनी हाउ, फिर ये भी जनरल बात कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन इंस्टेंस, it is easy to see a pattern emerge from the numerical data that's given in the following graph। यानी आप आसानी देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने स्कोर किस तरह से किया, वो कि हम इसको विदाउट ग्राफिकल विजुअलाइजेशन भी शो कर सकते हैं, बट ये कोई मसले वाली बात नहीं है कि लेफ्ट साइड पे हम स्टूडेंट के नाम लिखें और राइट साइड पे उसके नंबर्स लिख दें, तो हम आसानी देख सकते हैं उसको। यानी जैसे आप देखते रहे, तो यानी आप कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट ए है, यहाँ पे इसका स्कोर है, यहाँ पे स्टूडेंट बी है, यहाँ इसका स्कोर, इसी चीज को तो आपने स्टैक ग्राफ के अंदर जो है स्टोर कर दिया। तो ये बेसिकली यानी बार चार्ट के अंदर ये जो बेसिकली ए है, स्टूडेंट का नाम है, और उसने कितने स्कोर किया 20, क्या आपको नजर आ रहा है? इसने कितना स्कोर किया 25 किया, इसने कितना स्कोर किया 40, अब मैं अंदाजन बता रहा हूँ, और इसने यहाँ पे ये स्कोर बेसिक, तो ये विजुअल। अब इसमें कंपेयर करना, अगर इनकी इनफरादी मार्क्स देखने तो वो थोड़ा सा दुश्वार तो है, लेकिन आपस की कंपैरिजन बहुत आसान है यहाँ पे। अच्छा, सी सबसे ज्यादा है, बी से कम है, तो अब दो चीजें हैं। अगर मैं इसमें इनफरादी रिजल्ट देखना चाहूँ तो थोड़ा सा दुश्वार होता है, क्योंकि मुझे इसको ले जाके यहाँ पे देखना पड़ता है, इसने कितना स्कोर किया, इसने कितना स्कोर किया, इसने कितना स्कोर किया।
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये तो बेसिकली ज्यादा बेहतर तरीके से टेबुलेटेड फॉर्मेट में जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट विजुअलाइजेशन में ज्यादा बेहतर नजर आएगा कि ए ने कितना स्कोर किया, बी ने कितना स्कोर किया, सी ने कितना। समटाइम जब इसको हम ड्रॉ करते हैं ना तो इसकी हाइट के ऊपर बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि आपको तकलीफ ना हो कि यहाँ जाके हम व्यू करेंगे कितना है, यहाँ पर ही इसकी हाइट का डेटा दे दिया जाता है। ये भी एक टेक्निक है आसानी के लिए कि आपको यहाँ पर इसकी हाइट का डेटा दे दिया जाए। तो इससे ये आसानी होती है कि आपको ये नहीं देखना पड़ता कि ये वाई में किस जगह पे स्कोर दे रहा है, यहाँ पे ही। तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है जैसे कि आपका टेक्स्ट विजुअलाइजेशन। और दूसरा कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। अच्छा हाँ सी हाईएस्ट है, हाँ भाई बी सेकंड हाईएस्ट है, तो दीज आर बेसिकली वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे उसके बाद कहता है विजुअलाइजेशन डेटा हैज मेनी एडवांटेजेस such as the following: complex data can be easily understood, a simple visual representation of the outliers, target audience, and future marks. अच्छा सॉरी, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट, अब वो तो एडवांटेजेस हमें पता ही है कि क्या क्या एडवांटेजेस जो है वो, यानी हम डैशबोर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह की सारी मतलब विजुअलाइजेशन जहाँ पे आ गई इसका मतलब है कि आप बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो उठा सकते हैं इसके। फिर वो कहता ये है कि डेटा रैंगलिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो विजुअलाइजेशन करना भी डेटा रैंगलिंग का एक पार्ट है। टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम विजुअलाइज्ड डेटा, we need to handle our data and transform it into the best possible representation. This is where data wrangling is used. यानी जो विजुअलाइजेशन करने का एक टास्क है वो बेसिकली रैंगलिंग में एक पार्ट कहलाता है। यानी हम रैंगलिंग कर रहे हो तो हमें ये काम करना पड़ता है कि आप डेटा विजुअलाइज कराएं। इट इज द डिसिप्लिन ऑफ ऑगमेंटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, enriching data in a way that allow it to displayed and understood by machine learning algorithm और insights जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, तो डेटा रैंगलिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज द बेसिकली वेरी सिमिलर वर्ड इज अ फीचर इंजीनियरिंग। तो व्हाट वी डू इन डेटा रैंगलिंग के अंदर विजुअलाइजेशन, ऑगमेंटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इनरिचिंग, क्लीनिंग और एवरीथिंग जो बेसिकली हम कर रहे होते हैं। और डिफरेंट जगहों पे थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको डेफिनेशन मिलेगी। आप जाएं और सिर्फ सर्च करें डेटा रैंगलिंग, तो आपको मीडियम में अलग, और उसके बाद विकिपीडिया पे थोड़ा सा अलग, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी अलग अलग करके नज़र आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं इनको वहाँ पे जाके, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली ये फीचर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आता है। अच्छा जी, हम इस बातों को छोड़ देते हैं, विजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको ये स्लाइड्स बाद में जब थोड़ा सा हमारा, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल डेटा, ये सारा मैं डेटा के हवाले से पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं ये सारी स्लाइड्स मिस कर रहा हूँ। समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हम पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो मैं इस पर भी नहीं आता हूँ। ऑर्डिनरी डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑल यू नीड टू नो अबाउट द, ये ऊपर की जो स्लाइड्स मिस की है ना, इस डायग्राम तो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई टाइप ऑफ द डेटा क्या होता है, कैटेगरिकल, यहाँ से आपको और भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको कैटेगरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, टेम्पोरल डेटा, स्पेशल डेटा, टाइम बेस्ड डेटा टेम्पोरल, और लोकेशन बेस्ड डेटा इज स्पेशल। कैटेगरिकल यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है। इसके अलावा भी डेटा जो एग्जिस्ट करते हैं कैटेगरी के अंदर। और इसी तरह से न्यूमेरिकल में बेसिकली आपके पास है कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तो ये डेटा की टाइप्स हैं, इन्हीं डेटा की विजुअलाइजेशन होती है। ये तो खैर स्टार्ट तो हम साथ साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहला टॉपिक पिक करने जा रहे हैं, विजुअलाइजेशन, कंपैरिजन प्लॉट। यानी वो कहता है ऑल यू नीड टू नो अबाउट द प्लॉट। पहले तो आप ये पढ़ें कि आपको जरूरत किन किन चीजों की। तो कंपैरिजन प्लॉट को बढ़ाते हुए ये बात बताई जाएगी कि क्या क्या चाहिए आपको। कंपैरिजन प्लॉट इंक्लूड द चार्ट that are well suited
for comparing multiple variables or variables over time. कंपैरिजन का मतलब है कि आप बेसिकली किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बार चार्ट ही बनाएं, बल्कि आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। तो इसने बताया है फॉर द कंपैरिजन। अब ये जो दानिश पूछ रहे हैं बिल्कुल वैलिड सवाल है, इसमें हमें आस्ते आस्ते लर्निंग हो जाएगी। लाइन को कब बनाना है, बार को कब बनाना है, अब ये सीख लेंगे अभी हम। फॉर अ कंपैरिजन अमंग आइटम, बार चार्ट ऑल्सो कॉल्ड द कॉलम चार्ट, देखें वर्ड लिखा हुआ है बार चार्ट ऑल्सो कॉल्ड द कॉलम चार्ट, और आर द बेस्ट वे टू गो। कंपैरिजन के लिए बार चार्ट अच्छा है, बनाया जाता है। लाइन चार्ट आर ग्रेट फॉर विजुअलाइजिंग द वेरिएबल ओवर टाइम, और लाइन चार्ट को जब आप लिखें, जब आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को ओवर टाइम, यानी स्लाइड कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि जैसे क्रिकेट टीम में आप यहाँ पे स्लाइड कर रहे होते हैं ओवर टाइम, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर। तो ये जो यहाँ पे जो हम 6 बॉलों का ओवर करते हैं, ये 6 बॉलों का ओवर भी जो है ओवर टाइम ही हो रहा होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो टाइम के करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ रहा होता है। तो हम इसको लाइन चार्ट से जो है वो शो करते हैं। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि बार चार्ट से भी किया जाता है, ये रन के हिसाब से होता है, और ये बेसिकली इस तरह से कि पहले ओवर में क्या हुआ, आपने देखा होगा, ये भी दिखाते हैं ये लोग कि किस ओवर में कितने रन बने। वो यहाँ से देखना बहुत मुश्किल था। ये प्रोग्रेस है दोनों की और कंपैरिजन है दोनों का कि दो टीमों का कंपैरिजन क्या है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, जो आप यहाँ देख रहे होते हैं कि नंबर 1 ओवर, नंबर 2 ओवर, क्योंकि ये शुरू के ओवर में ज़रा रन ज़्यादा होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू होता है, क्योंकि शुरू के ओवर में जो है वो आपके पास वो क्या कहलाते हैं, पावर प्ले होता है, तो ये ज़रा रन ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा सा अप होना शुरू होता है इस तरह से। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से ये चल रहा होता है। तो ये क्या बता रहा होता है, ये बेसिक, ये किसी चीज की कंपैरिजन तो है नहीं, ये सिर्फ आपस में कंपैरिजन करना चाहो तो कर लो, पहले ओवर में क्या था, दूसरे ओवर में क्या रहा, तीसरे ओवर में क्या रहा, चौथे ओवर में। हालांकि ये ओवर टाइम है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं है ओवर टाइम किसी दोनों की। ये डिस्क्रीट टाइप जो है बेसिकली इसकी रिजल्ट्स हैं। तो आप बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं, लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं जब कंपैरिजन ओवर टाइम हो, और बार चार्ट यूज करते हैं जब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन वो डिस्क्रीट टाइप हो। फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड से लेस देन टाइम। अच्छा देखो, ये अभी ने 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा, तो हम अपनी क्लास आज यहीं तक रखेंगे और अगली क्लास में फिर हम इसको बनाना सीखेंगे। अभी मैं बनाना सिखाना, ये आखिरी स्लाइड है ना, ये फौरन बन हो जाएगा। अगर मैं बनाना सिखाना शुरू कर दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बीच में हैंग हो जाएगा। ये हैंग से मुराद है हम रुक जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये अगली क्लास में इसकी कंस्ट्रक्शन, तो हम उधर मीडियन, मॉड, क्वांटाइल, परसेंटाइल, डिसाइल और इंटरकोटाइल और सारी चीज़ें पढ़ के, और फिर यहाँ पर इसकी विजुअलाइजेशन में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है भाई।